नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और उत्तर प्रदेश लाइव के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी जोर आजमाइश की घड़ी नजदीक आ गई है। प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों रामपुर और आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूं तो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। आजमगढ़ वो सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह और उनके बेटे सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचे। वहीं रामपुर सीट सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान की सीट है, जिनका इस इलाके में दबदबा माना जाता है। विधानसभा चुनाव में उतरे अखिलेश और आजम खान के इस्तीफे के बाद ये दोनों लोकसभा सीटें खाली हुई थी, जिन पर अब 23 जून को उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने सपा के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा दिया है। आम चुनाव से 3 साल पहले इन 2 लोकसभा सीटों पर होने वाला ये उपचुनाव कोई आम नहीं बल्कि बेहद खास होने वाला है। चुनाव क्योंकि खास है, इसीलिए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी की दृष्टि से भी कई अहम संदेश छिपे हैं। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुलायम परिवार के ही धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं। मुकाबले में बीजेपी ने भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ पर दांव लगाया है, तो बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतारकर लड़ाई को एक बार फिर दिलचस्प बना दिया है। बीते चुनाव की बात करें तो 2019 में सपा को यहां से 60% वोट मिले थे। पिछली बार उम्मीदवार अखिलेश यादव थे, लेकिन इस बार लोकप्रियता के पैमाने पर दिनेश लाल यादव धर्मेंद्र यादव से कहीं आगे हैं। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान सांसद थे और रामपुर से ही विधानसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सपा के गढ़ और मुस्लिम बहुल होने के बावजूद रामपुर में बीजेपी अपनी पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ रही है। सपा ने यहां से उनके करीबी आसिम रजा को टिकट दिया है, तो बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी हैं, जो पहले सपा में रह चुके हैं और आजम खान के करीबी माने जाते थे। तो कुल मिलाकर दोनों ही सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। चुनाव की चुनौती सपा और बीजेपी दोनों के लिए ही कठिन रहने वाली है। हार जीत बड़ा संदेश देगी, साथ ही 2024 के लिए वोटर्स का रुझान साफ करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। तो सपा अपना किला बचाने में होगी कामयाब या जीत से बीजेपी देगी संदेश? उत्तर प्रदेश लाइव में आज होगी इसी पर चर्चा। तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा और चुनावी सभाओं में, चुनावी मंचों पर जो है दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं जोर शोर से गरजे। और सत्ता पक्ष की ओर से अगर बात करें, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जमकर प्रचार किया, प्रसार किया। तो वहीं आजम खान भी एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटते नजर आ रहे हैं। चुनावी सभाओं में वो जोरदार तरीके से हमलावर हो रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव, दोनों ही लोकसभा सीटें सपा का गढ़ मानी जाती हैं, रामपुर और आजमगढ़। इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर हार जीत के क्या मायने निकलने वाले हैं? क्या सपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी जीत दर्ज करके कोई बड़ा संदेश देगी? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद तारिक से बात करना चाहूंगी इस मामले को लेकर। मोहम्मद तारिक, इस बार जो है हालात बदले हुए हैं, फिजा बदली हुई है, समीकरण भी बदले दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या चुनावी विरासत को बचाने में कामयाब होगी सपा? देखिए मैम, इसको जैसे जो बाई इलेक्शन होते हैं उसको 2 तरीके से देखने का तरीका है कि पिछली विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस था। एक तो ये है, एक तो इंडिविजुअली आप देख लीजिए कि लोकसभा अपने आप में एक चुनाव है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। अगर लोकसभा अपने आप में चुनाव एक है, तब भी इन दोनों जगह हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो आजमगढ़ में क्लीन स्वीप है और वहां भी 5 जो रामपुर में विधानसभा सीटें हैं उनमें से 3 हम जीते थे, 2 भाजपा जीती थी और 2 जो हम हारे थे उसमें से 1 हम 300 वोट से हारे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर देख लेते हैं कि एक विधानसभा में 5 से 7 या 6 सीटें होती है एक लोकसभा में विधानसभा की, उस लिहाज से भी हम जीत रहे हैं। अब सिर्फ इंडिविजुअल लोकसभा देख लीजिए तो एक तरीके से ये तो हमारी पैतृक सीट रही है। आजमगढ़ और रामपुर में भी हम जीतते रहे, पिछली बार आजम खान साहब थे ही वहां। तो आंकड़े ये कहते हैं, आंकड़े ऐसे भी ये कहते हैं कि बाई इलेक्शन
जो सत्ताधारी दल है वो हारता रहा है। आप गोरखपुर में हारे थे बाई इलेक्शन, जो सीट खुद मोहम्मद तारिक आप मुख्यमंत्री उल्टा ने कह रहे छोड़ी हैं। थी। बाई इलेक्शन जी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में अधिकतर रहे हैं ज्यादातर। अगर नहीं, सत्ता यहाँ में कोई उल्टा हो रहा पार्टी है तो सरकार के फेवर में जाता है बाई इलेक्शन। आप उल्टा कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम्म नॉर्मली बाई इलेक्शन सरकार के होते हैं, लेकिन इनकी सत्ता में जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये बाई इलेक्शन हारे हैं। आप ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैंने जब से राजनीति को समझा है, मैंने जो आप कह रही है वही समझा है कि बाई इलेक्शन तो सत्ता का है। इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए थे वो भी आ रहे थे, फिर उसके बाद अब बाई इलेक्शन हो रहे हैं। वहां समाजवादी का वो गढ़ है, समाजवादी वहां पर बहुत मजबूत है। चुनाव जीत हार कोई भी सकता है, मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा है, और कॉन्फिडेंस चलिए अच्छा आप है, ये लेकिन कह रहे हैं कि भले सीटें जीत इलेक्शन रहे में हैं। जीत दर्ज होना हो सीधे तौर पर, लेकिन अगर उपचुनाव होता है तो जीतना तो सुनिश्चित है। जी चलिए बीजेपी के जी मैं कह रहा हूं कि इन सीटों पे जहां पे हो रहा है, वहां अगर लास्ट विधानसभा इलेक्शन जो जस्ट हुए हैं उनके बिहाफ पे देखा जाए तो समाजवादी मजबूत नहीं, बहुत मजबूत। बस इतना कह रहा हूं मैं। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता क्या कहती हैं? कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, सपा के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा यहाँ पर वो सारे समीकरण भी गिनवा दिए हैं कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए और जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर पार्टी के परसेंटेज को देखा जाए तो जीत यहाँ पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है, अगर यहाँ पर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में उतरे, समर्थन के लिए अपील की यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए, क्या एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी को इन लोकसभा सीटों में हार का मुंह देखना पड़ेगा? हाँ जी, देखिए कायनात जिस समय निरहुआ एक बार और चुनाव लड़ चुके हैं और अखिलेश जी उनके सामने खड़े हुए थे, और उसके बाद आपको मालूम होगा कि वो बहुत ज्यादा अगर देखी जाएंगे तो वो अगर गठबंधन नहीं होता, अगर बसपा से गठबंधन होता तो वो अखिलेश जी हार गए होते निरहुआ के सामने। तो निरहुआ की अगर बात करें और फिर अब जाकर के उपचुनाव में है तो फिर आप इसमें डिसाइड कर सकती है और उत्तर प्रदेश भी जान सकता है। अगर हमें केवल कयास ही लगाने हैं तो जब सब कुछ था तब जाकर के वो उनकी कैटेगरी पे आ रहे थे, वो उनके सामने आ रहे थे, जबकि ये इन लोगों की बहुत अच्छी बात थी। और बाकी इन लोगों का ये जो गलतफहमी में जी रहे हैं, हमारे अभी जो सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो उनका गढ़ है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जिस लेवल के द्वारा वो बोल रहे हैं, पहली बात तो भैया बता दें गड़बड़ किसी का नहीं होता है, ये सिर्फ भ्रम होता है। और ये भ्रम आपके कई चुनावों में टूटे जा चुके हैं, 4-5 बार से चुनाव आ रहे हैं। तो गढ़ का क्या है, IMI का फ्रैक्चर, और वो भी जाकर के अभी बहुत नाराजगी चली है, बहुत गुस्सा गुस्सी चली है। इन सब चीजों को भी देखा जाए तो M और बाई, तो फिर बाई का फ्रैक्चर क्योंकि लेकर के अखिलेश जी ने सीधा और सीधा बाई उतारा हुआ है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वो डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, लास्ट तक प्रत्याशी नहीं मिला, और तब जाकर के एक के बाद अब जाकर के उनका फाइनल हो पाया। तो इससे भी डिसाइड किया जा सकता है कि कितनी खलबली उनके दिमाग में मची हुई है और कितना डर व्याप्त है सपा में, एसपी में, और वहाँ का जो माहौल है। क्योंकि अगर अखिलेश जी चुनाव, पहली बात तो देखना चाहिए, आजमगढ़ की जनता को भी समझना चाहिए कि आजमगढ़ को छोड़ करके कैसे वो चले गए। उन्होंने केवल यूज किया है आजमगढ़ का, जहां पर भी उन्हें ठीक लगता है वो वहां आजमगढ़ को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये बात समझने वाली है हमारी जनता को भी, हमारे जो भारत के लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की ये जो सपा है उत्तर प्रदेश में खास करके ये देखने जैसी है कि आपका केवल उपयोग करते हैं, बाकी केवल ये ट्विटर पे ही चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा ना हो कहीं कि जीतने के बाद फिर से ये सब लोग चुनाव ट्विटर पे लड़े और फिर आजमगढ़ का फिर एक बार मजाक अखिलेश जी के द्वारा, सपा के द्वारा बना दिया जाए। तो इसलिए निवेदन करूंगी, जो धरती पे रहता है, जो आपकी सेवा करता है, जो आपके आसपास रहे, उसको चुने। बाकी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी के पास में जाऊंगी इसको लेकर के, वो क्या दोनों ही बातों का जो है आकलन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं मोहम्मद तारिक का रुख करूंगी। मोहम्मद तारिक अभी बीच में जो है काफी जोर से हंसते हुए सुनाई दिए। तारिक साहब, यहाँ पर तमाम जो आपने आकलन पेश किए थे उनको ध्वस्त कर दिया है बीजेपी की प्रवक्ता ने, और ये बात उन्होंने कह दी है कि अब जो है जनता किसी और नजरिए से इन तमाम चीजों को देखेगी। अखिलेश यादव किस प्रकार से अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ गए, दूसरा यहाँ पर अब ये जो एक भ्रम की स्थिति थी वो टूट जाएगी कि किसी का किला भी है, किले जैसी कोई चीज नहीं होगी। तो क्या ये संदेश अब लग रहा है कि जाने वाला है?
मैम देखिए, ये मैं मानता हूँ कि देखिए किला इला अब राजनीति में किसी का होता नहीं है, सब बिल्कुल जनता के ऊपर है। मैं हंसी उस बात पे आई कि एम वाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम वाई में कुछ होता ही नहीं है। अगर वाई फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो आप भी तो वाई लेके आए वहां पर। ना एम इंपॉर्टेंट है ना वाई इंपॉर्टेंट है, जनता के मुद्दे इंपॉर्टेंट है। हाँ, आजमगढ़ की जनता का समाजवादी पार्टी से लगाव रहा है, वो वोटों में झलका है। ये कुछ कह रही जी है मैम, जी मुझे सुनाई नहीं जी दिया क्या कंचन बोली। जी, कंचन मैं कह जी। रहा हूँ कि मैं कहना चाहती हूँ कि जो बोल रहे हैं कि हमारा तो भाई सबका साथ सबका विकास है, लेकिन आपका तो फ्रैक्चर है, खुले आम फ्रैक्चर है, इसको आप नकारेंगे तो आपका नुकसान होगा। ऐसा ना करें, क्योंकि वहीं से आप लोग सपोर्ट में रहते हो, इसी की वजह से एक लोग नाराज हो गए। तो ऐसा ना करें कि पार्टी ध्वस्त हो जाए। वैसे भी विमुद्रीकरण की चरण के ऊपर चली रही है। देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ने एम और वाई इस तरीके की बात की ही नहीं है। एम वाई है, मुझे समझी में नहीं आती है चीज। खैर, हम जो समाजवादी पार्टी है उसका बड़ा खास लगाव रहा है आजमगढ़ से। उनके बड़े नेता, चाहे नेताजी रहे हो, चाहे उसके बाद अखिलेश यादव जी रहे हो, उनका खास लगाव रहा है। इसी का नतीजा था कि हम इतनी इनकी जो जबरदस्त लहर थी भाजपा की, हम मानेंगे इस बात को, तभी तो हम विपक्ष में हैं। तब भी हम वहां 10 सीट जीते थे। इसीलिए आप ये देखिए, ये हमेशा हल्का कैंडिडेट लेके आते। मेरे हिसाब से इनके पास बहुत बड़े बड़े नेता थे। अभी विधानसभा में जब अखिलेश यादव के सामने इन्होंने उनको बघेल साहब को उतार दिया, क्यों नहीं किसी बड़े नेता को आप आजमगढ़ में लेके आते हैं? है हिम्मत, लेके आइए। अब तो खैर प्रचार बंद हो रहा है, मैं तो पहले भी चैलेंज कर चुका हूं। लेकिन अब तो आजमगढ़ में उतार दिया ना। अब आजमगढ़ में अब जो दोबारा से रिपीट किया है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट मोहम्मद तारिक, क्या आप मानते हैं कि वो अभी भी हल्का उम्मीदवार है? मेरे हिसाब से वो हल्का कैंडिडेट है। इनके पास इतने बड़े बड़े केंद्र में मंत्री हैं, स्टेट में मंत्री है, लड़ाते किसी को। कौन सी बात आ गई? चलिए, रजा रिजवी जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं, सुन भी रहे हैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की बात, उन्होंने सुनी। रिजवी जी, आप क्या मानते हैं कि इस बार जो है चीजें बदल गई हैं? और जैसे पहले यहाँ पर मोहम्मद तारिक ने कहा कि बाई इलेक्शन जो है वो हमेशा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी का रहा है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, चीजें रिपीट होंगी अपने आप में, और जो समाजवादी पार्टी यहां से जीत दर्ज करती आई है, दबदबा है इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में, सीटों में, वो इस बार भी कायम रहेगा? या बीजेपी, जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इस बार ये भ्रम टूट जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सच्चाई है कि जो रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है, ये दोनों सीटें सबको पता है कि ये जो है समाजवादी पार्टी की है। लेकिन ये चुनाव बिल्कुल अब की अलग तरीके का हो रहा है। समाजवादी पार्टी अगर इस मुकाबले कि जितने 2.5 और 3 लाख वोट से अगर कोई जीता है या 1.25 लाख से कोई जीता है रामपुर में, तो ये इतने वोट पहुंचेगा ऐसा नहीं। अब की टफ फाइट है और बहुत ज्यादा टफ फाइट है। अगर आप आजमगढ़ में ले लीजिए 1984 से लेके और 2019 तक, तो आप समझिए समाजवादी पार्टी वहां खाली 4 बार जीती है और बीएसपी वहां 3 बार जीती है। और वहां आप समझिए जो है वो बीजेपी भी 1 बार जीती है और कांग्रेस भी 1 बार जीती है। सन 1984 में वहां संतोष कुमार सिंह जीते थे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, और वो जीते थे और हारे थे वहां रामनरेश यादव जी। और सन 1989 में रामकृष्ण वहां जीते थे बसपा के, और त्रिपुरारी जी जो है जनता दल से लड़े थे, वो हार गए थे। 1991 में जो है चंद्रजीत यादव जीते थे वहां जनता दल से। तो कहने का मकसद ये है, अच्छा, और कहने का मकसद ये है कि इसके अलावा जनार्दन सिंह भाजपा से थे, वो हार गए थे। फिर 1996 में रमाकांत यादव वहां चार बार चुनाव लड़े हैं और चारों बार जो है पार्टी बदल के लड़े। रमाकांत 1986 में जीते थे, सपा से जीते थे, और रामकृष्ण यादव बसपा से हार गए थे। और यही 1998 में डम्पी यादव जीते थे बसपा से, अकबर अहमद डम्पी। और रमाकांत यादव जो है वो सपा से लड़े थे, हार गए थे। और 2004 में रमाकांत जो है उन्होंने पाला बदल लिया अपना, वो बसपा से आ गए, लेकिन बसपा से आ गए तब भी जीत गए वो। और उसके बाद दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी से लड़े, वो हार गए। 2009 में रमाकांत यादव भाजपा से लड़े और भाजपा से लड़के वो जीत गए, और वहां अकबर अहमद डम्पी बसपा से लड़े, हार गए। 2014 में मुलायम सिंह यादव जब लड़े, तो लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, रमाकांत यादव जो है वो उससे लड़े, जो है क्या कहते हैं बीजेपी से, वो हार गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव लास्ट के अंदर उनकी बड़ी दिक्कत थी, कान्हा जी, वहां पाल को जाना पड़ा और लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव ये रमाकांत यादव से चुनाव हार जाएंगे।
4 दिन पहले वहां जाकर के शिवपाल ने डेरा डाल दिया। लेकिन इस चुनाव में शिवपाल न तो रामपुर में और न यहाँ आजमगढ़ में, वो बिल्कुल चुनाव में न्यूट्रल हैं। और यही कारण है कि धर्मेंद्र यादव चाहते हैं कि शिवपाल जो है आकर के यहाँ प्रचार करें। आप देखिए फिरोजाबाद में गोपाल यादव का बेटा हार गया शिवपाल के वहां न जाने की वजह से। तो शिवपाल तो एक फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि शिवपाल फैक्टर नहीं है। और अखिलेश यादव लड़े तो अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि 2017 के बाद एक चीफ मिनिस्टर थे और वो बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, लगभग 2.5 लाख वोट से जीतना है तो बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आप रामपुर का कहना जी लीजिए तो रामपुर के फैक्टर बिल्कुल अलग है जी। जैसे यहाँ 3 लोग लड़ रहे हैं, आप समझिए गुड्डू जमाली बसपा से और दिनेश नेहरूआ जो है भाजपा से और धर्मेंद्र जो है वो सपा से लड़ रहे हैं। तो वहां तीनों लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए रामपुर में जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, बीएसपी ने नहीं उतारा, वहां खाली आसिम रजा में और घनश्याम लोधी में टक्कर है। और घनश्याम लोधी ऑलरेडी जो है समाजवादी पार्टी से वो एमएलसी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर वोट का फैक्टर लेंगी तो वहां पर वोट जो है वो मुस्लिमों को वोट 53% है रामपुर में और 49% वोट जो है वहाँ जो है हमारे हिंदू भाइयों का है। आप देखिए 5 विधानसभा है वहाँ, चमरौआ है, मिलक है, रामपुर है, स्वार है और बिलासपुर है। चमरौआ में 53% मुसलमान भाई हमारे वहाँ पर। मिलक के अंदर 50% मुसलमान भाई हैं। रामपुर सदर के अंदर हमारे जो है वो 63% मुसलमान है और स्वार टांडा में हमारा 55% मुसलमान है और बिलासपुर में 30% मुसलमान है। अखिलेश यादव ने पूरा वहां छोड़ दिया है कि भाई आजम तुम अपना लड़ो, भिड़ो, जिताओ, तुम जो कैंडिडेट अनाउंस करना चाहो। आप देखिए कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अनाउंस नहीं हुआ। कैंडिडेट कहाँ से अनाउंस हुआ? समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से। वो भी वहाँ अनाउंस कौन करता है? आजम खान स्वयं करते हैं कि भाई हमारे जो है कैंडिडेट जो है यहाँ से आसिम राजा लड़ेंगे। तो पूरा आप समझिए अखिलेश ने उनको बिल्कुल दे दिया है कि भाई ऐसा है कि आप जिता के लाइए। लेकिन वहां से आप ये भी समझ लीजिए 2 बार बीजेपी भी जीती है रामपुर से। एक बार नेपाल सिंह जीते हैं और एक बार मुख्तार अब्बास नकवी जीते हैं। रजा जी आपके हिसाब से क्या आप देख पा रहे हैं इस बार में कि ये चेहरों पर चुनाव होने वाला है या फिर मुद्दों को लेकर के ये चुनाव जो है इस बार कुछ अलग नतीजे देने वाला है? क्योंकि अगर बात करें दोनों ही चेहरे समाजवादी पार्टी के वो इन सीटों पर रहे हैं और वही चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, लेकिन इस बार चेहरे भी बदले हुए हैं। यही है कि चेहरा बिल्कुल बदला हुआ है। अखिलेश चेहरा एक बड़ा चेहरा थे, धर्मेंद्र ये है कि बदायूं से वो एमपी रह चुके हैं लेकिन वो बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत नहीं आते कि हर जगह उनकी स्पीच सुनाई दो, अब टीवी पे हमेशा कहीं दिखे, तो ऐसा चेहरा नहीं है। लेकिन ये उनके घराने के हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ जो है आजमगढ़ में टफ फाइट है क्योंकि जो गुड्डू जमाली खड़े हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं और वो मुबारकपुर के हैं। मुबारकपुर में आप समझिए 130 तो ये गुड्डू जमाली जो है बीएसपी उम्मीदवार, ये किसके लिए आपको लगता है कि हानिकारक साबित होने वाले हैं? सपा के लिए या बीजेपी के लिए? सपा के लिए। चलिए क्या कहेंगे मोहम्मद तारिक? खड़ा होता है जब मुसलमान कोई खड़ा होता है बसपा से तो आप समझिए बसपा उस प्रतिशत से उसको वोट नहीं देती। जी देखिए मुझसे सवाल है ना। जी तारिक जी, तो मैं ये कह रहा हूँ ऑलरेडी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एमएलए। लेकिन अभी चुनाव जो लड़े एआईएम से चुनाव हार गए एमएलए का वहां से। लेकिन लोकप्रियता में कमी नहीं आई है, लोकप्रिय अभी भी वो चेहरा बने हुए हैं और सपा के लिए एक बड़ा यहाँ पर संकट वो बन सकते हैं। जी मोहम्मद तारिक। देखिए रजा साहब ने बहुत डिटेल में बताया, उनका शुक्रिया। उन्होंने सब बताया कि कब कौन कौन कहाँ जीता। देखिए एक अहम बात है, देखिए रमाकांत यादव का उस लोकसभा सीटों में या आजमगढ़ में अच्छा प्रभाव रहा है, ठीक है। और रमाकांत यादव अभी कहाँ है, इस चीज पे भी आप ध्यान दीजिए कि रमाकांत यादव की अभी क्या पोजीशनिंग है। अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और वहां चुनाव लड़ा रहे हैं। इस टाइप के चुनाव में जो लोकल के बड़े नेता हैं, मैं मानता हूं कि उस चुनाव में जिसमें रमाकांत यादव भाजपा से चले गए थे, मुलायम सिंह यादव जी को दिक्कत हुई थी चुनाव में। फिर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं रजा साहब की कि रमाकांत यादव कहाँ है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि बीजेपी ने कोई बहुत मतलब ऐसा कैंडिडेट नहीं, आपके पास बहुत से कैंडिडेट थे, आप उतार सकते थे। खैर ये बीजेपी का अपना निर्णय है, मुझे उसमें इंटरफेयर करने का ना कोई हक है ना मैं करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के लिए अब बात आई गुड्डू जमाली की। देखिए
गुड्डू जमाली इससे पहले वाला चुनाव वहीं से लड़े थे जहां से वो विधायक थे, MIM से लड़े थे वो चुनाव, अच्छा वोट पाए थे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर देखिए मुसलमान के अगर बात की जाए तो वो वोटिंग पैटर्न और वो एक तरफा वोट देता है। आप वोटिंग पैटर्न चाहे उठा के उसका देख लीजिए, पिछले चुनाव में उसने एक तरफा अखिलेश यादव को वोट दिया, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसी तरीके से गुड्डू जमाली भले वहां से चुनाव लड़ने हो, मगर उनका जो वोट करने का जो पैटर्न होता है वो वन साइडेड होता है। आप उठा के देख लीजिए 20 साल के आंकड़े, रजा साहब ज्यादा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं, करेंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ मोहम्मद तारिक के ये तो पुराने पैटर्न पर ही आप ये चल के मान रहे हैं कि जीत हासिल हो जाएगी, या मौजूदा स्थितियां आप देखते हैं कि कुछ फेवरेबल हुई हैं, बदली हैं, और कुछ नया जो है वो इस हालात में हो गया है जो और ज्यादा सपोर्ट करेगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने में? मोहम्मद तारिक, चले लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मोहम्मद तारिक तक। बीजेपी की प्रवक्ता जी कायनात जी, आप देखिए कायनात जी, उस बार जब अखिलेश चुनाव लड़े थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो बीएसपी से कोलैबोरेशन था, बीएसपी के साथ थे, तो इसलिए इनको 6,21,000 वोट मिल गया था, 2.5 लाख वोट से जीते थे, और निरुआ को जो है 3,61,000 से ज्यादा वोट मिला था जी। लेकिन इस वक्त स्थिति जो है बदली हुई है, क्योंकि बीएसपी जो है वो अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो जो बीएसपी का वोट मिल गया था अखिलेश को, वो बीएसपी का वोट अब कहाँ जाएगा? बीएसपी का वोट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी से जो है वो बीएसपी के वोट को धीमे धीमे समेट रही है। और आप देखिए राष्ट्रपति जी 3-4 दिन रह करके उत्तर प्रदेश गए हैं, बनारस गए, गोरखपुर गए, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों का असर पड़ता है जात के फैक्टरों पर कि साहब हमारी कम्युनिटी का आदमी जो है, जैसे मैं शिया समाज से हूँ, अगर कायनात जी कोई शिया कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी चाहे हमारा काम करे चाहे न करे, लेकिन एक इंसानी कमजोरी है। तो जाहिर सी बात है कि उस समुदाय का राष्ट्रपति है, उस समुदाय के कई मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। और ये समीकरण बखूबी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर बैठा लिए हैं। कंचन द्विवेदी से यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी, कंचन जी ठीक है, ये फाइट जो है काफी टफ और मुश्किल होने वाली है इस बार के चुनाव में। बीजेपी के पास एक और चांस है यहाँ पर अपने लिए जीत हासिल करने का, और चुनाव में वो जीत हासिल करने के लिए उतरेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में जो परिस्थितियां और स्थितियां बनी हैं, अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार से गुस्सा इस बार फूटा, देश भर में दिखाई दिया, क्या उसका असर इस उपचुनाव को लेकर होने वाला है? जी देखिए, अग्निपथ के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा लंबी डिटेल हो जाएगी और लंबी वार्ता हो जाएगी, क्योंकि अग्निपथ योजना बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो 2 सालों से कोरोना की वजह से मैं मानती हूँ कि जो भर्ती रुकी है उसको लेकर के थोड़ा सा हमारे छात्रों में आक्रोश, और उसको भड़काने के लिए विपक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं कह सकती हूँ कि उनका बुरा हाथ है, और वो जो भी कार्य हो रहा है वो निकल करके सामने आ रहा है। वो सारे षड्यंत्र जो नुपुर शर्मा को लेकर के चल रहे थे, मैं कह सकती हूँ कि केवल नाम है, बवाल फैलाने का काम है, और बाकी नुपुर शर्मा से लेकर के अग्निपथ योजना तक बवाल फैलाया जा रहा है। कैसे भी देश को उकसाया जा रहा है, बवाल होना चाहिए, ये उपद्रव होना चाहिए। बाकी अग्निपथ योजना जो भी हमारे जो सच में ही सेना वाले लोग हैं, सेना में जाने वाले बच्चे हैं, वो उस पर अध्ययन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो उपद्रव करने वाले लोग भी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग उपद्रव करने वाले हैं वो सेना, चलिए ये जानने की अब आपसे भी मैं कोशिश करूंगी कि आप देख रहे हैं कि सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक ने तमाम चीजें वो गिनवा दी जिसको लेकर वो सोचते हैं कि इस बार भी जीत जो है वो सपा की होगी, सपा के उम्मीदवार यहाँ से जीत जाएंगे। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, आप कैसे देख रही हैं, किन बिंदुओं पर आप सोचती हैं कि इन पर जो है जीत बीजेपी के उम्मीदवार को मिलने वाली है? कंचन जी जी, बीजेपी उम्मीदवार के लिए जीत आसान होगी या सुनिश्चित होगी, या आप क्यों मानती हैं? मैं इसलिए इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि जब अखिलेश जी सामने थे, जैसे कि रजा सर ने अभी बताया
कि फिर भी अगर एसपी का सपोर्ट नहीं होता उनको तो वो निरहुआ के समकक्ष थे और निरहुआ शायद उनसे जीत भी जाते। तो अगर अब की बार जब उन्होंने एक बार आजमगढ़ को छोड़ दिया है और अब फिर से निरहुआ आ रहे हैं, निरहुआ जी ने अभी तक छोड़ा नहीं आजमगढ़ को, वो हमेशा से वहां पर रहे और वो डीपी सभी के घरों में जाना आना और सभी से मिलना जुलना, आजमगढ़ की भूमि पर वो रह करके उन्होंने काम किया है। तो आजमगढ़ मुझे नहीं लगता कि अब निरहुआ को नहीं चुनेगा, क्योंकि निरहुआ जी ने वहां पर वर्क किया है, काम किया है। और मैं कह सकती हूँ कि चलिए मोहम्मद तारिक जल्दी से, सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता के लोगों से जुड़े, जिससे कि आखिरी आपका कमेंट और उत्तर प्रदेश दोनों से ही विकास हो सके। जी 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 मोहम्मद तारिक, इस बार बहुत ज्यादा जो है कड़ा मुकाबला रहने वाला है। अखिलेश के सामने एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निरहुआ पिछली बार गठबंधन में बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा, इसलिए भारी मतों के साथ जीत गए, लेकिन इस बार क्या लगता है अकेले चुनावी मैदान में है तो जीत मिल पाएगी? बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है क्योंकि अलग से क्या हाल रहा है पिछले टाइम में, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, किसी से छुपा नहीं। अब सब लोग जानते हैं कि बीएसपी कैसे परफॉर्म कर रही है। और गुड्डू जमाली को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो अकेले वहां मायावती गई वहां प्रचार करने के लिए। गुड्डू जमाली अकेले चुनाव वहां पर लड़ रहे, बहुत ज्यादा कोई बीएसपी का संगठन उनके साथ है नहीं। हाँ, लेकिन गुड्डू जमाली एक अच्छे नेता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। खैर, जो मेरा कहने का मतलब यह है कि समाजवादी की जो पोजीशन है वो ये जो दो सीटें हैं, अभी रजा साहब ने भी कहा वहां मजबूत है, लेकिन भाई चुनाव है। हम मानते हैं कि एक जमाना था जब गढ़ हुआ करता था, लोग नामांकन करके घर आके बैठ जाते थे, जीत लेते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। चुनाव लड़ना पड़ता है और रणभूमि में जाकर जीतना पड़ता है। तो जरूर आप कह रही है तो मैं मान रहा हूँ कंपटीशन टफ है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन। चलिए रजा रिजवी जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। हमारा ये कहना है कि कंपटीशन टफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की अच्छा करेगी और सपा के लिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम सीट निकाल रहे हैं। अगर इस मुकालते में वो आजमगढ़ में रहती है, मुकालते में बैठी रहती है कि हम तो सीट निकाल लेंगे, तो धर्मेंद्र का वो कद नहीं है जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का कद है। वो कद धर्मेंद्र का नहीं है। वोट देते टाइम आदमी ये भी सोचता है कि क्या कद है, उस तरीके से अखिलेश उतना ज्यादा वोट पा गए थे गठबंधन की वजह से, तो इसलिए टफ है। और रामपुर भी जो है वो बहुत जो है वो उसके लिए जो है समाजवादी पार्टी की आसिम रजा लड़ रहे हैं। आसिम रजा को बहुत बड़े नेम फेम के लीडर नहीं है, खाली आजम खान जो है वो कहा जा सकता है कि रामपुर के एक लोकप्रिय लीडर हैं। और आजम खान अगर किसी को ये लगता हो कि मुसलमानों के लीडर हैं, तो आजम खान मुसलमानों के लीडर नहीं है। मुसलमानों के लीडर मुलायम सिंह को लोग मुसलमान बहुत मानते थे, अखिलेश को मानते हैं। अब वहां ये देखना है, जबकि अखिलेश दोनों जगह नहीं गए हैं चुनाव में, ना आजमगढ़ गए ना रामपुर गए हैं। वो अपने चुनाव प्रचार में या तो इस उसमें कॉन्फिडेंस में है कि भाई वो तो सीट जीतने ही जीतनी है जिस गणित के हिसाब से वहां जनसंख्या है, इसलिए वो नहीं गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो दोनों ही सीटों पर सपा अगर अपना किला बचा लेती है तो ये पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त तो होगी ही, साथ ही ये साबित हो जाएगा कि सपा के गढ़ बीजेपी के लिए अभी भी अवैध हैं। वहीं बीजेपी दोनों ही सीटें जीतकर ये साबित करने की कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में अब किसी खास पार्टी के गढ़ या किले जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। साथ ही प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद के लिए भी अब कोई जगह नहीं है। लिहाजा दोनों ही जो सीट है उस पर मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है और देखने वाली बात यही रहेगी कि इस बार जो है जनता का जनादेश क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।